नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। जो टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला टॉपिक आकाशगंगा। जब आप एनसीईआरटी 6 क्लास की पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म मिलेगी, आकाशगंगा। जो टर्म है आकाशगंगा, ये होता क्या है, किसको कहेंगे आकाशगंगा। तो आप जो स्पेस में, ब्रह्मांड में जो बहुत से सेलेस्टियल बॉडी यानी जो खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, जो आकाशगंगा है उसके अंदर बहुत से सौरमंडल समाये हुए हैं। जब बहुत से सौरमंडल जिस प्लेटफॉर्म या जिस माध्यम में तैर रहे हों उसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। लेकिन उसी के पहले हम देखते हैं जो परिभाषा है वो क्या है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को दिखाती है। तो चौड़ी सफेद पट्टी जो चमकदार रास्ते को दिखा रही है, कैसे दिखा रही है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सूर्य हैं और बहुत सारे सौरमंडल हैं, तभी तो चमकेगी जब तारे होंगे। और तारे क्या हैं? सूर्य हैं। तारों को ही तो सूर्य कहते हैं। हमने अपने तारे का नाम सूर्य रखा है, बाकी दूसरे तारे का नाम दूसरा रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो ज्योग्राफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो ज्योग्राफिकल पॉइंट से हम देखेंगे तो हम बोलेंगे तारे, तारा जो चमकता है वो तारा। अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो भी टॉपिक रहेगा। तो रास्ते में को देखते हैं, ये लाखों तारों का समूह है। मैंने अभी क्या बोला? तारों का, सौरमंडल का। बहुत से सौरमंडल हैं। बहुत सौरमंडल किस में समाये हुए हैं? एक गैलेक्सी में समाये हुए हैं। यह पट्टी आकाशगंगा हम कहलाती है। और हमारी गंगा, आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। जिस आकाशगंगा में हम हैं वो मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगाएं हैं और बहुत सी आकाशगंगाओं में बहुत से सौरमंडल हैं। आगे देखें, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो इसीलिए जब आकाश में जो ये चमकती हुई लहर दिखाई दे रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई चमकीली नदी बह रही हो। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? आकाशगंगा रख दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। तो ये जाना हमने आकाशगंगा या गैलेक्सी किसे कहते हैं। नो डाउट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, खगोलीय पिंड। जब हमने आकाशगंगा पढ़ा तो उसमें बहुत सारे पिंड हैं जो सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल हम अभी नहीं देख रहे, सौरमंडल हम बाद में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि किसको हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं, किस बॉडी को हम खगोलीय पिंड कहें। क्या होता है खगोलीय पिंड? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या होता है खगोलीय पिंड? तो खगोलीय पिंड देखिए, आकाश या स्पेस में जो भी संरचना अथवा पिंड स्थित है, मतलब जो भी आपको आकाश में दिखाई दे रहा है, कोई भी पिंड, कोई भी संरचना, कोई भी बॉडी, कुछ भी, उसको एक सामान्य भाषा में सामान्य नाम मिला हुआ है खगोलीय पिंड। अब वो खगोलीय पिंड क्या हो, तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्रग्रह हो, वो बाद की बात है। फिलहाल हम क्या कहेंगे? स्पेस में जो भी बॉडी दिखाई दे रही है उसको हम खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सूर्य है और बहुत से ग्रह हैं। आप देख सकते हैं सूर्य है और बहुत से ग्रह हैं। तो इन सभी को टोटल क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड हैं, जो कहाँ? स्पेस में, आकाश में क्या है? तैर रहे हैं, अपनी आकाशगंगाओं का चक्कर लगा रहे हों, चाहे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये सभी के सभी जो भी पिंड आपको दिखाई है, जो भी फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहलाएंगे। और उनका अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। और जो हमारे भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री रहे हैं उनका नाम क्या है? आर्यभट्ट है। ये आप कभी मत बोलिए।
प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं तारा। तारा क्या होता है, किसको तारे, जो आप खुले आसमान में रात को पढ़ते हो और आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, तो क्या सिर्फ वही तारे हैं या तारों को कुछ और भी राज है? तारा क्या है? जो सेलेस्टियल बॉडी, मैंने कहा जो खगोलीय पिंड चमकता हो। देखिए कैसे बनती हैं, कैसे एक लैंग्वेज बनती है सब्जेक्ट की। पहले हमने खगोलीय पिंड जाना, अब हम जान रहे हैं कि जो खगोलीय पिंड चमकता हो। अब हम क्या कर रहे हैं, सामान्य से विशिष्टीकरण की ओर जा रहे हैं। जो खगोलीय पिंड चमकता हो उसे क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। जो सेलेस्टियल बॉडी चमकती है वो तारा है। कितना आसान है। देखिए अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऊष्मा और प्रकाश है तभी तो चमक रहा है। और गैसों से बने हैं, ऊष्मा है, गर्मी है, तभी चमकेंगे जब ऊष्मा होगी, या फिर ठंडा करके आप चमका लोगे। जो चीज़ जलती है वो ही चमकती है। और जो हम दुनिया में कुछ भी देख पाते हैं वो हमारी आंखों का कमाल नहीं है, वो प्रकाश का कमाल है। सूर्य जल रहा है, उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहा है, इसलिए सूर्य भी तारा है। सूर्य का नाम तारा हुआ। देखिए लिखा भी है, इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और हमारा तारा क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रह। ग्रह किसको बोलेंगे? जो चमकता वो तारा, और जो नहीं चमकता वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा? नहीं, उसमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। जो ग्रह यानी जो सेलेस्टियल बॉडी, पहली बात जो नहीं चमकती हो, दूसरी सूर्य का चक्कर लगाती हो, उसको हम ग्रह कहेंगे। जो चमकती नहीं है और सूर्य का यानी अपने तारे का चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी परिक्रमा करती है, उसको हम ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आप सभी जानते होंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। और इनको याद करने के लिए, इंग्लिश में याद करने के लिए ये कोटेशन जो दी गई है, एक जो आपको 2 लाइन लिखी मिल रही हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हैं। इसमें लिखा है माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसका मतलब माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून है। ये ग्रह के नाम है इंग्लिश में। इसे याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन आप भी याद कर सकते हो, बहुत आसान है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा जो चक्कर लगाता है वो ग्रह है, जो चमकता नहीं है वो ग्रह है। ये सब चीज़ें आप इसमें जो लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो इस डायग्राम में, ये सूर्य है, बाकी ये ग्रह हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। इतने से आप समझ सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब बात करते हैं उपग्रह। तो उपग्रह किसे कहेंगे? ग्रह की बात तो हो गई, जो चमकता नहीं है, सूर्य के चक्कर लगाता है, ग्रह हो गया। अब जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 प्रकार के उपग्रह हैं। जो आपके सैटेलाइट है वो भी उपग्रह है। मतलब सैटेलाइट को, मतलब इंग्लिश को, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट ही बोलते हैं, लेकिन कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 2 प्रकार की सैटेलाइट होती हैं। आर्टिफिशियल और एक प्राकृतिक होती है जो नेचुरल होती है। नेचुरल में कैसे? जो मून है वो नेचुरल है, उसको बनाया नहीं है इंसान ने। लेकिन जो आप ये देख रहे हो, जो आपके उपग्रह भेजे जाते हैं, यानी जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं, जो आपके लॉन्चिंग व्हीकल से भेजी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये भी उपग्रह हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आप देख लीजिए परिभाषा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी की पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संचार हमारा बना रहे, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और टेलीफोन पे बात करते हैं या मोबाइल से फ़ोन से बात करते हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं बात हो रही है, किसके माध्यम से? उपग्रह के माध्यम से। संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए भी काम आता है। और जो आप मैपिंग करते हो, ये भी एक प्रकार का क्या है? संचार ही हो रहा है, एक जानकारी भी मिल रही है, साथ ही साथ आपको जहाँ पे जाना है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही है।
तो ये किसके माध्यम से हो रहे हैं? सभी के सैटेलाइट के माध्यम से हो रहे हैं। ये अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और किसी ग्रह के विशेष कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आपके चंदा मामा एकमात्र पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है। इसके नज़दीक कितनी है? लगभग ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं जिनको। क्षुद्र ग्रह वह है जो बिग बैंग थ्योरी के समय, अब बिग बैंग थ्योरी अभी आप सिर्फ समझिए, जानिए, बाकी हम कभी इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है। एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में कहा गया है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो सभी जितना भी मास, जितना भी ये द्रव्यमान है, कभी एक जगह एकत्रित हुआ। कोई जो पूरा मास है स्पेस का एक जगह एकत्रित हुआ, उसके बाद एक विस्फोट हुआ और ये ऐसे फैल गया। इसी से ही विभिन्न आकाश गंगाएं बनी हैं, बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, तारे वारों का निर्माण हुआ है। उसी के क्रम में जो पार्ट, छोटे छोटे कण, जो छोटे छोटे मास हैं, द्रव्यमान हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो जो ग्रह का रूप नहीं ले पाए, वो अभी भी तैर रहे हैं ब्रह्मांड में, उसी को हमने क्षुद्र ग्रह कहा है। और ये क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के मास, किसमें? मास और तथा जुपिटर के बीच में एक पेटी पाई जाती है, उसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी, वहाँ पर स्थित हैं। और आप इस डायग्राम में जो देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे सफ़ेद से, ये क्या है? ये जुपिटर है, बृहस्पति है और ये मंगल है। इसके बीच में एक क्या पेटी है? क्षुद्र ग्रह पेटी, वो यहाँ पर मिलेगी। तो क्या है ये? छोटे छोटे पिंड जो ग्रह का रूप नहीं ले पाए या कोई उपग्रह का रूप नहीं ले पाए, छोटे छोटे मास से बड़े छोटे टुकड़े जो अभी भी उसमें स्पेस में तैर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। यही इसमें लिखा हुआ है। आगे आप देखिए, बात करते हैं नक्षत्र मंडल तथा ध्रुव तारा। ये क्या होता है? नक्षत्र मंडल, अब रात्रि में कभी खुले आसमान में सोना, वैसे तो आज के समय में कोई सोता नहीं है, आप भी क्या करें, अपने बंद कमरे में बैठे होंगे और आपको बाहर खुला इतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना आपको एसी रूम। लेकिन मेरा यकीन मानिए, यदि आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो आपको एसी से भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। रात के समय आप जब खुले आसमान में सोते हैं तो आप ऊपर आसमान को देखें तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। पहले जब हम बचपन में थे तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी और घर में गर्मी होती थी तो हम क्या खुले आसमान के नीचे सोते थे। लेकिन जब सोते थे तो ऊपर तारों को देखते थे और तारों को देखकर विभिन्न विचार मेरे माइंड में या फिर जो भी इस काल में गुजरे हैं उनके माइंड में, और आप भी अगर सोएंगे तो आपके माइंड में भी आएंगे कि ये होता क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ड्राइंग देख लेते हैं कि देखो ये एक भालू के प्रकार की आकृति दिखती है, इस तारों को मिला दो ये भालू दिखेगा, इस तारों को मिला दो चम्मच दिखेगी। तो ऐसी जो आकृतियाँ तारों को मिलाकर बनती हैं, जो वो एक आकृति बनी, उसी को कहते हैं नक्षत्र। आप भी तारों को मिलाकर कोई आकृति बनाइए और हर रोज अगर वो आकृति आपको रिपीट दिखती है कि हाँ ये बन रही आकृति, तो वो नक्षत्र कहलाएगा। जैसे सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जो सा है, जो प्रमुख नक्षत्र हम देखते हैं, सप्ततारा मंडल। सप्ततारा मंडल, आप सप्ततारा मंडल की ये डायग्राम देख सकते हैं, ये सप्ततारा मंडल है। देखिए चम्मच टाइप का है, उल्टी चम्मच हो रहा है। और इन नक्षत्रों से फायदा क्या होता है? नक्षत्र की लोकेशन कभी बदलती नहीं है। दिन जो आप जैसे अगले रात देखोगे तो वो वैसे ही मिलेंगे। उनकी लोकेशन से हम दिन और रात का पता कर सकते हैं और दिशा का, दिन और रात मैंने गलत बोल दिया, रात तो होनी है, दिशा का पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा की ओर हैं, किस दिशा में हमें जाना है। जो प्राचीन काल के लोग थे, इन नक्षत्रों की सहायता से ही दिशा का ज्ञान करते थे और अपने मार्ग में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। तो अब देख लीजिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह, मैंने कहा जो भी आकृति समूह से बनती आकृति द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। उर्सा मेजर, ये भी एक नक्षत्र है। बिग बियर, बड़ा भालू, ये भी एक नक्षत्र है। इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल
देख कौन सा नक्षत्र मंडल, सप्ततारा नक्षत्र मंडल, इसमें लिखा नहीं, कट गया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा, जो मैंने बताया अभी, इसी के माध्यम से दिशा करते थे। जो सप्तऋषि मंडल है, इसी के माध्यम से हम किसका पता कर लेते हैं, ध्रुव तारा का। इसी के माध्यम से हम ध्रुव तारा पता कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इतना जान लिया, आगे देखो। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सौर मंडल। अब सौर मंडल क्या है, फिलहाल ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए एक अलग क्लास लगेगी। सौरमंडल कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक नॉर्मल वे में हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी क्लास की एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है, तो हमें इतना ही जानना है। देखिए सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह जो मैंने अभी बताए, उपग्रह वो भी मैंने बताए, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या, सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन है, सूर्य, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो मुख्य कौन होगा, सूर्य होगा ना, तो सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जब चक्कर लगा रहे हैं तो केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल भी अधिक होगा। तो इसका खिंचाव बल से क्या हुआ है, इससे खिंचाव जब बल अधिक होगा, जब इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा, तो ये सभी के सभी जो खगोलीय पिंड हैं इसकी ओर खिंचेंगे तो और चक्कर लगाएंगे, इससे बंधे रहेंगे। तो बांधता कौन है, ये दिख रहा है, सौरमंडल को बांधे रखता है, ये सारे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश तथा ऊर्जा या ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो आपका पूरा सौरमंडल है, जिसमें सारे ग्रह हैं, उसका एकमात्र स्रोत जो है ऊर्जा का, वो कौन है, वो है सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है, सभी ग्रहों से बहुत दूर है, इसलिए हमारे पास उतना ही प्रकाश पहुंच पाता है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर अधिक पहुंचेगा तब भी हमारे लिए नुकसानदायी है, और कम पहुंचेगा तब भी हमारे लिए नुकसानदायी है। तो ईश्वर या जो भी शक्ति है इस दुनिया में, उसने हर चीज़ को इस तरीके से बनाया है ताकि सब चीज़ वेल डिफाइन रहे। साइंस तो आज है, पहले से ये चीज़ें तय हैं। इसी टॉपिक के साथ आज हम अपनी क्लास का अंत करते हैं। धन्यवाद।